नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन शाह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसकी बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को मैं कुल मिला के आप लोगों को 4 पार्ट में समझाने वाला हूँ और आज मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो टॉपिक समझाऊँगा सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इस पार्ट में आपको सबसे पहला जो टॉपिक समझाया जाएगा वह है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया था। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वो है परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना और तीसरा जो टॉपिक होगा वो है पितृवांशिकता व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे और चौथे टॉपिक में हम बात करेंगे विवाह के नियम और जो पांचवा टॉपिक होगा वो होगा गोत्र के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम बंधुत्व जाति तथा वर्ग जिस चैप्टर की अभी हम बात करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है NCERT के द्वारा और इस समय इस चैप्टर का जो नाम है वो है महाभारत के आधार पे भारतीय समाज का विश्लेषण। तो खैर, हमें इस नाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, टॉपिक जो है वो सेम ही है और उसी टॉपिक की हम बात करने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि इस चैप्टर का जो निर्माण किया गया है वो महाभारत के आधार पे किया गया है। महाभारत के आधार पे भारतीय समाज को समझाने की कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का समय काल क्या है और आपको महाभारत के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अगर हम समय काल की बात करें तो इस चैप्टर को हम 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के दौरान समझने वाले हैं और इससे पहले जो दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इसका भी यही समय काल था और अगला चैप्टर जो हम बात करेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें, उस चैप्टर का भी यही समय काल है। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान हम भारतीय इतिहास की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं, सामाजिक इतिहास की बात करने वाले हैं। अब हम महाभारत की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो महाभारत है वो 2 दलों के बीच में युद्ध का एक वर्णन है। महाभारत जो हुआ था वो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था और कुरु जनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के गद्दी को ही लेकर महाभारत का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। तो महाभारत एक तरीके से भारतीय समाज का विश्लेषण करने वाला एक बहुत ही विशाल का ग्रंथ है और महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के दौरान किया गया था। तो खैर, इस चैप्टर में बीच बीच में और भी महाभारत की कहानियां आती रहेंगी, तो उस समय हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हम समझते रहेंगे। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको समझना है समालोचनात्मक संस्करण का क्या अर्थ होता है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, समालोचनात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता भी बताना और उसकी आलोचना भी करना, मतलब गुण और दोष दोनों चीज, पक्ष और विपक्ष दोनों चीज को देख के उसका विश्लेषण करना ही समालोचनात्मक संस्करण कहलाता है। अब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार से तैयार किया गया, तो इसमें हम एक विद्वान की बात करते हैं जिनका नाम है V.S. सुक्तांकर। V.S. सुक्तांकर जो थे वो संस्कृत के एक बहुत ही महान विद्वान माने जाते हैं और इन्होंने ही 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना थी उसको शुरू किया था। उनके साथ धीरे धीरे और भी बहुत सारे विद्वान आ जुड़े और उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने का जिम्मा उठाया। सबसे पहला काम इन विद्वानों ने क्या किया, महाभारत के जितने भी पांडुलिपि लिखे गए थे वो अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्र में लिखे गए थे, उन सभी पांडुलिपि को इन्होंने एकत्रित किया और उन पांडुलिपि में से उन श्लोकों का चयन किया जो सभी पांडुलिपि में एक जैसे थे और उन श्लोकों का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में करवाया गया था और इस परियोजना को पूरा होने में कुल 47 वर्ष का समय काल लग गया। तो दोस्तों, इस तरीके से महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। तो दोस्तों, अब हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
इस टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि क्या सभी परिवार एक जैसे होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी परिवार एक जैसे होते हैं? आप इसकी अपने परिवार की तुलना अपने पड़ोस के एक परिवार से करके देख लो। क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार और आपके पड़ोस में जो परिवार रहता है दोनों एक जैसे हैं? नहीं, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। परिवारों में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है, उनका रहन सहन अलग अलग होता है, उनका रीति रिवाज अलग अलग होता है, उनका खान पान अलग अलग होता है। इसके अलावा कुछ परिवार में क्या होता है, चचेरे भाई मौसेरे भाई के साथ खून का रिश्ता माना जाता है और कुछ परिवार में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम मुसलमानों की बात कर सकते हैं, मुसलमानों में क्या चचेरे भाई मौसेरे भाई के साथ खून का रिश्ता माना जाता है? नहीं माना जाता। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। दोस्तों, इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है पितृवांशिकता व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि पितृवांशिकता व्यवस्था क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, पितृवांशिकता व्यवस्था का मतलब होता है कि जो वंश परंपरा पिता फिर पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र इस तरीके से चले तो इसको हम पितृवांशिकता व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता था कि पिता के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही बनता था, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बन सकता था। ये शर्त था पितृवांशिकता व्यवस्था की। और पुराने समय में अधिकांश राजवंश पितृवांशिकता व्यवस्था को ही फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी कई बार ये देखा गया कि पितृवांशिकता व्यवस्था का पालन हर जगह नहीं होता था। अब मान लेते हैं कि किसी राजा का कोई सगा पुत्र नहीं है, तो क्या करेगा वो? उस सूरत में वो क्या करता था, अपने चचेरे भाई, अपने मौसेरे भाई या अपने किसी सगे संबंधी को या फिर अपने किसी मंत्री को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, जो इस बात को दर्शाता है कि पितृवांशिकता व्यवस्था का पालन हमेशा भारत में नहीं होता था। दोस्तों, अब हम अपने चौथे टॉपिक की बात करते हैं। हमारे इस चैप्टर का जो चौथा टॉपिक है वो है विवाह के नियम। विवाह के नियमों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में कुल मिला के 8 प्रकार के विवाह के नियमों का वर्णन किया गया था, जिसमें से 4 को पवित्र माना जाता था, 4 को शुद्ध माना जाता था। हम उन 4 विवाह के नियमों की बात करते हैं। तो इनमें सबसे ऊपर जो था वो था बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में क्या होता था, गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित किए जाते थे और इसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता था। इसके अलावा अंतर्विवाह की बात करते हैं तो अंतर्विवाह में क्या होता था, गोत्र के अंदर ही विवाह संबंध स्थापित किए जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित करते थे। अभी आगे मैं गोत्र आपको समझाने वाला हूँ कि गोत्र क्या होता है। उसके बाद विवाह का जो तीसरा नियम जो वर्णित किया गया था वो था बहुपत्नी प्रथा। इसमें क्या होता था कि एक ही पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होती थी और हमारे बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे राजवंश के जो राजा थे उन्होंने इस प्रथा को अपना रखा था। उदाहरण बहुत सारे होंगे आपके पास। इसके अलावा हम चौथा जो विवाह के नियम की बात करते हुए बहुपति प्रथा। इसमें क्या होता था, एक ही स्त्री के बहुत सारे पति होते थे। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण महाभारत में देख सकते हैं। महाभारत में द्रौपदी के कुल मिला के 5 पति होते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुपति प्रथा का एक उदाहरण है और भारतीय इतिहास में एक ही ऐसा उदाहरण हमें मिलता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं जो है गोत्र। इसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गोत्र होता क्या है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो गोत्र है, गोत्र का निर्धारण वैदिक ऋषि मुनि के नाम पे किया जाता है। वैदिक काल में हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, तो हम जिस गोत्र को मानते हैं हम कहीं ना कहीं उसी ऋषि मुनि के वंशज माने जाते हैं। तो आप लोगों का भी कुछ अगर आप हिंदू धर्म को मान तो किसी न किसी गोत्र से संबंधित होंगे, आप भी किसी न किसी गोत्र से संबंध रखते होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गोत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे गोत्र के नियम क्या होते थे। तो हमारे बुक में गोत्र के कुल मिला के 2 नियम बताए गए हैं। गोत्र का पहला नियम ये होता था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। और दूसरा जो गोत्र का नियम ये था कि स्त्री को विवाह के पश्चात अपने पिता के स्थान पे अपने पति का गोत्र अपनाना होगा। तो ये गोत्र के 2 नियम थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। आप लाइक करते हो तो हमारा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और इस कारण मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता देना कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है।
इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।